हेलो एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है डिजिटल ऑडिट के ऊपर। ऑडिट में सभी को प्रॉब्लम आती है कि यार ऑडिट तो सबका दुख है। देखो सबका मतलब मेरा भी दुख था ऑडिट। इवन रिजल्ट डे तक, रिजल्ट का जिस दिन रिजल्ट है उस दिन तक मेरे को डर था कि ऑडिट में क्या होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, डिजिटल ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो बता देता हूँ। ये आईसीएआई एक ऑफिशियल वेटेज है जिसके अंदर आप देखोगे सीरियल नंबर 12 में स्पेसिफिकली डिजिटल ऑडिट को 3 to 6% का वेट दिया है। मतलब 5 मार्क्स तो आएगा ही आएगा एग्जाम में डिजिटल ऑडिट। ओके। तो अभी मैंने इसके क्रक्स नोट्स बनाए। ये नोट्स एक्चुअली मैंने हैंड रिटन बनाए थे मेरी पढ़ाई वाले टाइम पे, जो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल थे। अभी मैंने इसी को थोड़ा और रिफाइन करके अच्छे से करके पीडीएफ बनाया। तो मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूँ इसमें क्या रहेगा। में बेसिकली नोट्स ऐसा रहेगा कि आपको याद हो जाएगा कि ये है क्या डिजिटल ऑडिट के अंदर। मतलब कीवर्ड्स वगैरह पॉइंट सब कुछ याद हो जाएगा। जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये है टोटल 10 to 11 पेजेस के नोट्स है। इसकी लिंक मैं पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मतलब पीडीएफ ही डाल दूंगा तो वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो। और अगर वीडियो देखना चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो। थोड़ा फास्ट आई आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से इसको क्लोज करूँ। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, मेरी फीलिंग समझना साथ साथ तो जल्दी समझ आएगा। फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट में क्या होता है। तो यार इसमें क्या है कि डिजिटल ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर काफी क्वेश्चन है जो मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से नंबर नहीं आते। कि मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, सेम क्वेश्चन आएगा एक एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट। दिखने में सेम है बट आंसर एकदम अलग है। अगर आपने एक का दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सेम अगर आगे जाओगे आप की फीचर्स और एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट, तीसरा क्वेश्चन, लेकिन तीनों के आंसर अलग है। उसके बाद कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली, और एक क्वेश्चन है कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली। हो गया ये तो। एक क्वेश्चन आता है, एक और है कंसिडरेशन इन डिजिटल ऑडिट आई गेस। ये ये रिमोट ऑडिट का आ गया। ठीक है। तो चलो वन बाय वन क्लिक करते हैं, जल्दी कवर करते हैं इसको। तो फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट में ऐसा है कि भाई ऐसा सीन है, फीचर मतलब फीचर बता रहे हो आप किसी के। तो फीचर ऑफ डिजिटल ऑडिट क्या होगा कि ऑडिटर अपने क्लाइंट को बोल रहा है कि भाई इसमें अच्छे फीचर्स है, टेक्नोलॉजी एडवांस करके इसे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाते हैं जो ज़्यादा रिलायबल होगी, जिससे हमारी सेविंग होगी और हमें एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिससे हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। ये है, देख रहे हो विनोद कितनी अच्छी चीज है डिजिटल ऑडिट, वो वाली है। तो इसके पॉइंट्स ये होंगे। पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, दूसरा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, फिर मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, सेविंग, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड प्रोसेस, रिलायबल का मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, सेविंग का सेविंग इन टाइम मनी ह्यूमन एफर्ट्स। उसके बाद एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग है तो एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे तो इन्फॉर्म डिसीजन। अंदर के पॉइंट्स एकदम इजी इजी, आप रीड करोगे तो भी आपको आ जाएगा समझ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडवांटेज। ठीक है। फीचर्स तो वो थे जो ऑडिटर ने क्लाइंट को बताए। एडवांटेज वो है जो ऑडिटर के लिए एडवांटेज है। ठीक है, कि ऑडिटर को क्या एडवांटेज मिल रहा है इससे। तो एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट हो गया, ऑडिटर खुद देख रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्या क्या एडवांटेज है। तो क्या क्या एडवांटेज है। एक तो ना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेरी एनहांस हो गई डिजिटल ऑडिट करने से। बेटर ऑडिट क्वालिटी हो गई, लोअर कॉस्ट हो गई, बेटर एनालिटिक्स हो गई, रिस्क असेसमेंट इंप्रूव हो गया। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। क्या क्या हो गए। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो गई, ऑडिट क्वालिटी बेटर मिल गई, लोअर कॉस्ट हो गई, बेटर एनालिटिक्स हो गई, जिसकी वजह से रिस्क असेसमेंट इंप्रूव हो गया। वही पॉइंट हो गए। एनहांस एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी, कि भाई मैं टूल्स यूज करूंगा, ऑटोमेशन यूज करूंगा, रूटीन टास्क ऑटोमेट कर दूंगा, ये हो जाएगा। बेटर ऑडिट क्वालिटी हो जाएगी क्योंकि मैं मैसिव डेटा को क्विकली इवेल्युएट कर लूंगा। और लोअर चांस ऑफ अननोटिस मिसस्टेटमेंट रहेगा। जो एरिया होगा मेरे को पता लग जाएगा कौन से एरिया पे ज्यादा टेस्टिंग करनी है, ड्रिवन एरिया व्हिच नीड मोर टेस्टिंग, व्हिच रिक्वायर मोर टेस्टिंग। उसके बाद ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट लोअर कॉस्ट क्यों होगी, क्योंकि रिड्यूस टाइम है, रिड्यूस टाइम है तो कॉस्ट भी लोअर हो जाएगी। बेटर एनालिटिक्स, हमें एनालिटिक्स अच्छे मिलेंगे। क्यों, कैसे मिलेंगे। जो डिजिटल ऑडिटर वो असिस्ट करता है मैनेजमेंट एंड ऑडिटर को इन सीइंग द ट्रेंड and patterns that may challenge to spot manually. AI can examine a lot of financial data to spot possible fraud, which is hard for auditor to spot manually. इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, मेरा रिस्क असेसमेंट इंप्रूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों ज्यादा एफर्ट कहाँ पे लगाएंगे, वहां लगाएंगे जहाँ पे हाई रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक। अभी पता है एक यही क्वेश्चन आगे फिर से आएगा, तब उस क्वेश्चन में यहीं से पॉइंट उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे वो मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बट मैं आगे वापस आऊंगा यहाँ पे तो मैं बताऊंगा। अब आया क्वेश्चन कंसिडरेशन इन डिजिटल ऑडिट। कंसिडरेशन मतलब हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम, ठीक है, समस्या क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है और कि अपने दिमाग में कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये समस्या, अरे बाबा क्या क्या समस्या है। तो दो तरह की समस्या हो सकती है, या तो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम तीन है।
मतलब इसके इसकी हेडिंग्स को मैंने डिवाइड करा है। कंसिडरेशन ऑफ डिजिटल ऑडिट में टोटल 6 हेडिंग्स है, जिसको तुम ऐसे याद कर सकते हो कि यार डिजिटल ऑडिट कर रहे हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम होगी। 2 तरह की प्रॉब्लम होगी, या तो बिज़नेस की प्रॉब्लम होगी या प्रोसेस की प्रॉब्लम होगी। अब 3 पॉइंट बिज़नेस के, 3 पॉइंट प्रोसेस के। बिज़नेस के 3 पॉइंट क्या है कि ना, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू अचीव विद ऑटोमेशन। जो मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ तो उससे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे न्यू चैलेंजेस आएँगे गवर्नमेंट एंड डेटा सिक्योरिटी को लेके। तीसरा, मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये पार्ट होना चाहिए एक ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का। ये 3 बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। प्रोसेस का देखूँगा तो भाई प्रोसेस का पहला तो हो गया, थिंक पीपल फर्स्ट, डोंट अंडरएस्टिमेट चेंज इज़ डिफिकल्ट। पहले आप प्रोसेस कर रहे हो तो लोगों के बारे में सोच लो। उसके बाद जो प्रोसेस है वो राइट होनी चाहिए, टारगेट द राइट प्रोसेस। उसके बाद जो प्रोसेस है ना, या एक बात बताओ, जिस प्रोसेस को तुम ऑटोमेट कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होनी चाहिए ना, तो ही उसको ऑटोमेट कर पाओगे। मतलब अगर ए टू बी जाने का एक रोड है, तो तुम एक ऑटोमेशन लगा दोगे कि एक ये ट्रेन चल गई ऑटोमेट, यहाँ क्लिक करोगे अपने आप ट्रेन वहां चली जाएगी। लेकिन ए से बी जाने के अगर 5 अलग अलग रास्ते हो गए तो आप उसको क्या ऑटोमेट करोगे, वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसको ऑटोमेट कर पाओगे। तो प्रोसेस शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड वर्किंग, और वर्किंग भी होनी चाहिए ना ऑब्वियसली। उसके बाद एक आता है कि फीचर्स और एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट। अब ये देखो, ये तो एकदम दोगलापन हो गया भाई। हमने ऊपर पढ़ लिया फीचर्स, जिसमें हम बोल गए कि यार ऑडिटर बता रहा है क्लाइंट को कि इसके अच्छे फीचर्स है बहुत सारे। एडवांटेज पढ़ लिया कि ऑडिटर खुद देख रहा है कि यार मेरे को क्या क्या एडवांटेज हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि फीचर्स और एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। डिजिटल ऑडिट नहीं बोल रहा है, ऑडिटिंग डिजिटली बोल रहा है। ऑडिटिंग वर्ड पहले आ रहा है और डिजिटली बाद में आ रहा है। ठीक है, इसको याद करने का ऐसा ट्रिक है। ऑडिटिंग वर्ड पहले आ रहा है, डिजिटल बाद में आ रहा है। तो पहले आप ऑडिट वाले पॉइंट्स डालो। ऑडिट के क्या, ऑडिटर वाले पॉइंट, ऑडिटर के क्या पॉइंट्स है, ऑडिटर को बहुत सारे फायदे थे तो ऑडिटर के वो एडवांटेजेस डाल दो। उसके बाद डिजिटली आ रहा है तो उसके बाद फीचर्स डाल दो 2। तो इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स तो एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट आ गए, और लास्ट के 2 पॉइंट आ गए फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट। एडवांटेज के अंदर अब देखो, ये मैंने ऊपर से जो 4 उठाए हैं वो दिखाता हूँ कैसे। ये जो थे ना एडवांटेज, इन 5 में से मैं 4 पॉइंट उठाने हैं। इन 4 में से भी 3 पॉइंट तो स्टार्टिंग के 2 से आ जाएंगे, एक लास्ट से आ जाएगा। एक था हमारा एनहांस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो उसका आ गया ऑटोमेशन एंड ईज इंप्रूव एफिशिएंसी। एक बेटर ऑडिट क्वालिटी था, तो उसमें भी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट। और लास्ट में रिस्क असेसमेंट था, तो वो भी बेटर रिस्क असेसमेंट। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट आ गए ऑडिटर के एडवांटेज वाले। फीचर्स के 2 डालने हैं तो फीचर्स के 2 डाल दो। एक तो ह्यूमन डिपेंडेंसी वाला कि डिक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंसी, और दूसरा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी कि यार एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होने से ट्रांसपेरेंसी तो इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट ट्रेल होती है, रिव्यू ट्रांजेक्शन एंड टू एंड, ये सब हो। अभी याद करना कैसा, देखो एक बार में तो याद होगा नहीं, बट ये ट्रिक्स है रिमेंबर करने की। तो आप इन नोट्स को देखना और ट्राई करना इसको रिकॉल करने का। जैसे एडवांटेज आया तो अपने दिमाग में से सोचना, विजुअलाइज करना कि यार ऑडिटर देख रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को क्या क्या फायदा होगा। ऑडिटर देखेगा कि यार मैं अगर डिजिटल ऑडिट करता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मेरी स्पीड बढ़ रही है, मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, टाइम कम लग रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई, मेरी ऑडिट क्वालिटी बेटर हो गई, मेरे को बेटर एनालिटिक्स मिल रहा है क्योंकि डिजिटल ऑडिटर रिपोर्ट अच्छा मिल रहा है, मेरे को रिस्क असेसमेंट इंप्रूव हो रहा है क्योंकि क्योंकि मेरे को टाइम मिल रहा है जो मैं अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। समझ गए? तो ऐसे आपको एक बार दिमाग में सोचना पड़ेगा, बहुत ईज़ी है, आराम से आ जाएगा दिमाग में, पूरा का पूरा एकदम याद हो जाएगा अंदर से, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। अब देखो, हमने भी ऊपर पढ़ा था कंसिडरेशन इन डिजिटल ऑडिट, जिसके अंदर पढ़े थे कि डिजिटल ऑडिट में पहले डिजिटल वर्ड आ गया, ऑडिट बाद में आया। तो एक कंपनी सोच रही है, ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आया कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली, मतलब ऑडिटिंग वर्ड पहले आ गया, ऑडिटिंग वर्ड पहले आ गया मतलब ऑडिटर सोच रहा है। तो ऑडिटर क्या सोचेगा? ऑडिटर सोचेगा कि भाई सीधी सी बात है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे यूज करें, और चॉइस है क्या। ठीक है, 4 पॉइंट आ गए, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे यूज करें, चॉइस है क्या। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। एग्जाम में नहीं लिखना है प्रॉब्लम क्या, सॉल्यूशन क्या है। इसके हेडिंग्स मैंने बता दिए सारे। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली, तो योर फर्स्ट पॉइंट वुड बी व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, थिंक व्हाट वुड मेक योर ऑडिट इजी। उसके बाद में सॉल्यूशन क्या है, तो व्हाट टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू। तीसरा पॉइंट है कि वो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू। इसके अंदर तुम लिखते हो नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल, नंबर ऑफ वेंडर्स अवेलेबल, नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। उसके बाद हाउ टू इंटीग्रेट विद करंट प्रोसेस, पोटेंशियल इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, सॉल्यूशन आ गया। फिर कैसे यूज करें भाई, ट्रेनिंग लो, कोर्सेस करो और यूज करो। तो हाउ विल यू अपस्किल पीपल टू मेक बेस्ट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टीम्स, हाउ एंड व्हाई यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड कंटिन्यू ट्रेनिंग। उसके बाद चॉइस है क्या, इसमें चॉइस भी होती है ना कि भाई हमें कैसा कैसा सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस, यूज ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, उसमें बीपीए आरपीए आईपीए। बीपीए मतलब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और आईपीए मतलब इंटेलिजेंस प्रोसेस ऑटोमेशन। आईपीए इज नथिंग बट बीपीए प्लस आरपीए। मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट रूल बेस्ड ऑटोमेशन होते हैं कि एक रूल फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेशन होता है। मैक्रो एक्सेल में होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो तो पता होगा, वरना इग्नोर कर सकते हो, इतना कुछ जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द आईटी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट शुड इंक्लूड। एक क्वेश्चन आएगा कि ऑडिटर
क्या-क्या होना चाहिए अगर आप आईटी एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यार अगर आईटी एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड कर रहा है तो 2 चीज़ देखेगा वो, 3 पॉइंट्स तो आईटी से रिलेटेड और 3 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आईटी से रिलेटेड क्या होगा कि कौन सा एप्लीकेशन क्लाइंट ने यूज़ कर रखा है, कौन सा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन है, और आईटी इंटीग्रेशन एंड यूज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कि कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ तो नहीं कर रहा है जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक हमारा एसएबी है। ठीक है? फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्या फॉलो हो रहे हैं, और आईटी रिस्क एंड कंट्रोल, जो टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद की एरिया फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट। अब ये बहुत अच्छा है कि अगर एक आईटी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है तो क्या क्या एरिया होगा जिसको ऑडिटर देखेगा। तो यार इसमें आप क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अभी मैंने जो भी बात चल रही थी वो किस चीज की चल रही थी, डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिट है क्या भाई? ये डिजिटल ऑडिट कुछ नहीं है, कुछ तो ऑडिटर है वो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है डिजिटल ऑडिट के लिए, या फिर क्लाइंट के पास कुछ एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो अकाउंटिंग वगैरह वो सब कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइंट का काम भी इजी हो रहा है और ऑडिटर की ऑडिट भी इजी हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं एक बढ़िया सा एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसका आगे चलते हैं। उससे पहले कि जो एरिया क्या क्या देखेगा ऑडिटर आईटी एनवायरनमेंट को समझने के लिए, तो यार सबसे पहले ऑडिटर क्या ट्रांजेक्शन का फ्लो देखेगा। ठीक है, और फिर एक सिग्निफिकेंट सिस्टम देखेगा जहां से जो ट्रांजेक्शन है ना वो इन एंड आउट हो रही है। क्या करेगा ऑडिटर, एक ट्रांजेक्शन देखेगा, ट्रांजेक्शन मतलब कोई सेल की ट्रांजेक्शन, परचेज की ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन देखेगा। फिर एक सिस्टम देखेगा जिस सिस्टम के अंदर ट्रांजेक्शन इन एंड आउट हो रही है। ठीक है, फिर वो कंट्रोल दिखेगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा है कंपनी ने उसमें क्या क्या कंट्रोल लगे हुए हैं। फिर उस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी देखेगा कि आखिर है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। फिर जो आईटी इन्वायरमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेगा। ठीक है, समझ गए? पहले ट्रांजेक्शन फ्लो देखेगा, फिर सिग्नल सिस्टम देखेगा जिससे ट्रांजेक्शन इन एंड आउट हो रही है। उसके बाद वो कंट्रोल देखेगा क्या कंट्रोल है, फिर वो टेक्नोलॉजी देखेगा कौन सी यूज हुई है, और फिर आईटी कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेगा। 5 मिनट हो गए, easy easy से 5 पॉइंट है। अंडरस्टैंड दैट फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन, nature and number of specific IT application relevant, identification of significant system, IT application and IT infrastructure, significant transaction, account balance, disclosures, flow into, through and out। समझ गए कि जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर, ये जो ट्रांजेक्शन है ये कौन से सिस्टम से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, जो मैंने बोला कंट्रोल तो क्या कंट्रोल लगा दिया। कंट्रोल तुम्हें पता है दो तरह के होते हैं, मैनुअल ऑटोमेटेड, तो भैया ज्ञान तो तुम चेप ही दोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, रेलेवेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ एमएल। ओके, फिर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी उसको आइडेंटिफाई करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग तुम एक्सपर्ट्स को एंगेज करोगे, जैसे ब्लॉकचेन हो गई। उसके बाद जो आईटी इन्वायरमेंट है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एसेस करोगे। कैसे करोगे, किस बेसिस पे करोगे, ऑटोमेशन यूज के भाई कितना परसेंट इन्होंने ऑटोमेशन यूज कर रखा है। रिलायंस कितना एंटिटी जो है ना वो रिलायंस करती है सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स के ऊपर, कस्टमाइजेशन है या नहीं है, कितना कस्टमाइजेशन है, बिजनेस मॉडल क्या है एंटिटी का, ये सब देख लिया। अभी इसके ऊपर नेक्स्ट आता है ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग एरिया ऑफ फोकस। कौन से एरिया पे ऑडिटर को फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। ठीक है, तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि कोई न्यू एक्टिविटी तो नहीं हुई, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस में चेंज तो नहीं हुआ ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो या तो न्यू एक्टिविटी होगी या एग्जिस्टिंग एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो चेंज होगी। तो वो अंडरस्टैंड करेगा, उस पर फोकस देगा ऑडिटर। उसके बाद वेदर चेंज इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क एंड न्यू कंट्रोल, जो चेंजेस उसकी वजह से न्यू रिस्क तो नहीं आ रहे, और वो न्यू रिस्क आ गया तो वो न्यू कंट्रोल की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं आई, वो देखेगा। उसको इम्पैक्ट देखेगा न्यू टेक्नोलॉजी का, किस चीज पे इम्पैक्ट देखेगा, 3 चीज पे देखेगा। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, और कैसे यूज करते हैं, इन तीनों चीज पे इम्पैक्ट देखेगा। ठीक है, फिर आईटी रिस्क यार बहुत ईजी है, याद करने का भी नहीं है, कुछ भी मन में है वो भी लिख दो यार, मतलब एकदम मन में आने वाला चीज ही हो गया ये। आईटी रिस्क क्या होता है कि जो एक्सेस होती है ना उसको लेके घुमा दो, या तो मेरे को अनऑथराइज एक्सेस मिल गई, ठीक है, या फिर अनऑथराइज चेंजेस हो गए आईटी एप्लीकेशन में, या फिर डेटा लॉस हो गया, करप्शन हो गया, सिस्टम डाउन टाइम हो गया, परफॉर्मेंस इशू हो गया, फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट हो गया। समझ गए? या तो अनऑथराइज चेंज हो गया, या फिर मैं चेंज कर नहीं पा रहा, या तो अनऑथराइज एक्सेस हो गया, या फिर मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, या तो डेटा लेस हो गया, या करप्शन हो गया, या सिस्टम डाउन टाइम हो गया, परफॉर्मेंस इशू आ गए, ये सब हो गए। तो ये सब चीजें चल रही है अगर। उसके बाद टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी, किस किस तरह की आईटी डिपेंडेंसी होती है। अब इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है, एक विजुलाइज करो तुम, एक कि तुम्हारे पास एक एंड्रॉइड फोन है। ठीक है, देखो एकदम आराम से विजुलाइज करो अपने मन में, कुछ मत पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक एंड्रॉइड फोन है, के अंदर एक टैली सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी उसमें अकाउंटिंग करते हैं क्लाइंट, बस। अब उस पे क्या क्या डिपेंडेंसी आईटी पे वो लिखनी है हमें। आईटी आईटी हो गया ना कि अब जो भी अकाउंटिंग है वो पूरा मैं आईटी बेस्ड ऐप पे कर रहा हूँ, तो क्या क्या डिपेंडेंसी होगी। तो मैं फोन ओपन करूंगा, सबसे पहले एक इंटरफेस आएगा जिसमें कंपनी का नाम हो कुछ आ गया। उसके बाद मैं उसमें लॉगिन करूंगा, वो आईडी पासवर्ड मांगेगा, मैंने लॉगिन कर लिया। उसके बाद मैं उसमें कोई भी मेरी एंट्री डालूंगा, जैसे मैंने परचेज की एंट्री डाली कि मैंने एक मशीन परचेज कर ली, उसकी एक एंट्री डाल दी। उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन होगा,
1 महीने बाद, 1 साल बाद डेप्रिसिएशन अपने आप आएगा उसमें, कैलकुलेशन अपने आप होगी, क्योंकि भाई आईटी का मतलब ही क्या हो गया कि कुछ तो ऑटोमेशन होगा ना, तो कैलकुलेशन अपने आप हो गई। उसके बाद उस पे कुछ कंट्रोल होंगे, ऑटोमेटेड कंट्रोल के, अगर अगर तुम कैश की एंट्री डालो तो कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, आर्टिकलशिप में देखा होगा। तो वैसा कुछ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होंगे। या फिर तुम अगर इंपोर्ट कर रहे हो डेटा, मान लो कुछ भी डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, तो एक फॉर्मेट होगा, क्या है, इस फॉर्मेट में डालो और फिर इंपोर्ट पे क्लिक करो, वो यूटिलिटी इंपोर्ट हो जाएगी। तुम कुछ भी उल्टा सीधा डेटा नहीं डाल सकते, एक प्रॉपर डेटा का फॉर्मेट होगा। उसके बाद उसमें से एक रिपोर्ट आएगी, बीआरएस रिपोर्ट आ गई, एजिंग रिपोर्ट आ गई, जिसको मैनेजमेंट यूज करेगा। तो बस टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी, पहला इंटरफेस, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा कैलकुलेशन, फिर ऑटोमेटेड कंट्रोल और फिर रिपोर्ट्स। इंटरफेस में क्या लिखोगे, इंटरफेस लिखोगे यार परफॉर्म लॉजिक्स होते हैं, या इसमें याद कर लो परफॉर्म लॉजिक्स, क्योंकि यार इंटरफेस है, कुछ कुछ लॉजिक परफॉर्म करके बना है। उसके बाद ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करके डेटा को फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर आईटी सिस्टम, क्योंकि यार एक इंटरफेस तुमने खोला, उसमें कुछ डालोगे दूसरे इंटरफेस पे चला जाएगा, इसलिए वो ट्रांसफर करता है डेटा को। सिक्योरिटी है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अगर मैं लॉगिन करूंगा और मैं ऑडिटर हूँ, तो मेरा एक ऑडिटर का अलग लॉगिन होगा, जिसमें से मेरे को रिपोर्ट दिखेगी। और अगर अकाउंटेंट लॉगिन करेगा तो अकाउंटेंट को रिपोर्ट नहीं दिखेगी, उसको सिर्फ डेटा इनपुट का दिखेगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गया। कैलकुलेशन में हो गया कि अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो परफॉर्म करता है आईटी सिस्टम इंस्टेड ऑफ पर्सन, क्योंकि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अपने आप होगी। फिर यही फॉर्मेट चेक हो गया और इन्फोर्स रूल्स हो गया। इन्फोर्स रूल बोले तो तुम नेगेटिव कैश नहीं जा सकते, फॉर्मेट चेक मतलब कौन सा डेटा इंपोर्ट करोगे फॉर्मेट में जाएगा। रिपोर्ट्स में बीआरएस रिपोर्ट आ गई, एचिंग रिपोर्ट आ गई, यूज इन एग्जीक्यूशन। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ रिमोट ऑडिट। यार ये तो मतलब फ्री का नंबर है भाई। कंसिडरेशन का मतलब ही वही हो गया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और रिमोट ऑडिट पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है। रिमोट ऑडिट मतलब मैं घर बैठे काम कर रहा हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो देखते हैं। तो क्या क्या हमें देखना चाहिए। तो एक ना, एक फॉरेन कंपनी की ऑडिट करी थी, ऐसा एक प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूँ, वही समझो कि एक फॉरेन कंपनी की ऑडिट करी थी। तो उसके 3 स्टेप करे थे हमने, मतलब क्लाइंट के साथ बात करी थी, तो हमने 3 चीज डिसाइड करी थी। वही 3 चीज हमारी कंसिडरेशन है डिजिटल ऑडिट की। पहली चीज हमने देखी थी कि यार कि कैसे ऑडिट करनी है, तो उसकी प्लानिंग करी थी, फिजिबिलिटी करी थी, जिसमें हमने बोला था कि यार ठीक है मैं तुम्हारी ऑडिट कर रहा हूँ, मैं 2 महीने में तुम्हारी ऑडिट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला था कि यार अब ऑडिट तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम बात कहाँ करेंगे। तो उसने बोला टीम्स पे हम लोग बात करेंगे, अभी जूम कॉल पे बात करेंगे। तो वो हो गया। फिर हमने बोला कि डेटा कैसे दोगे, ईमेल पे दोगे या फिर कैसे दोगे। तो उसने बोला कि मैं एक विप ट्रांसफर करूंगा, वहां से डेटा दूंगा तुम्हें। उसके बाद मैंने बोला कि यार मेरे को एक्सेस भी चाहिए ना तुम्हारे डेटा की, सीधा तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो उसने मेरे को ऐसे एक्सेस के बारे में बताया। ठीक है। अब इस ऑडिट के अंदर क्या हो गया कि आगे हमने कहा कि यार कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसके अंदर उसने बताया कि यार एक्सेस ऐसा नहीं है हर कोई यूज कर रहा है, मैं जिसको एक्सेस दूंगा वो यूज कर पाएगा। तुम कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लोगे। ठीक है। तुम जब भी यूज करोगे ऑडिटर, तो तुम एक वीपीएन यूज करोगे, उसके बाद ही यूज करोगे। ऐसा नहीं हो कि तुम वायरस इंसर्ट कर दो हमारे सिस्टम में। समझ रहे हो। उसके बाद एक ना रिस्क असेसमेंट की बात हो गई कि ना रिस्क असेसमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन देना है। तो वही हो गया। तो 3 चीज होते हैं कंसिडरेशन डिजिटल ऑडिट में। पहला होता है फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, तीसरा रिस्क असेसमेंट। फिजिबिलिटी प्लानिंग में ऑडिट टाइमलाइन, टिक प्लेटफॉर्म, डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म और एक्सेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन में होगा कि एक्सेस टू बी रिस्ट्रिक्टेड, जिसको मिला वही यूज करेगा। नो स्क्रीनशॉट इज एविडेंस, ऐसा नहीं तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ऑडिटर टू यूज वीपीएन। रिस्क असेसमेंट में बोलेगा क्लियर एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। वही तो रिस्क होता है सबसे बड़ा, कि यार कम्युनिकेशन ही कंसिस्टेंट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, मिसकम्युनिकेशन होता है। जो असेसमेंट होता है रिमोट ऑडिट का, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करोगे आप, ईच ऑडिट का, जो भी ऑडिट करो हर ऑडिट का एक डॉक्यूमेंटेशन करोगे। अभी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट, इसको मैंने एक ना टेबल बनाया है। एडवांटेज को मैप कर दिया डिसएडवांटेजेस, ताकि थोड़ा इजी रहेगा याद करने में। अब यार डिजिटल रिमोट ऑडिट मतलब घर बैठे काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम के जो एडवांटेज है ना वो लिख दो, डिसएडवांटेज उसका उल्टा लिख दो, अपने आप जाएगा। सबसे पहला एडवांटेज होता है कॉस्ट एंड टाइम इफेक्ट। यार ना तो तुम्हारे पैसे लगते, ना तुम्हें ट्रैवलिंग करनी, ना कुछ और, ना ज्यादा टाइम लगता। तो कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, या घर बैठे काम करो तो नेटवर्क इशू है, नेटवर्क चला गया तो इंटरव्यू है, मीटिंग है, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो नेटवर्क इशू हो गया। दूसरा एडवांटेज है कि यार कंफर्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन डिसएडवांटेज है टाइम जोन इशू। भाई मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की, मैं अगर यूएस की ऑडिट कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरी कंट्री की ऑडिट कर रहा हूँ, तो उनका टाइम जोन अलग होगा। सोचो सपोज उनका रात को रहेगा, तो वो लोग रात को काम करेंगे, तो मेरे को भी रात को जगना पड़ेगा ना। और मैं नींद में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। तो ये टाइम जोन इशू हो गया। दूसरा लिमिटेड या नो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं है ना वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैं उसका, क्योंकि ऑडिट में पढ़ा होगा ना, वॉक थ्रू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाया, कल्चर तो समझ ही नहीं पाया। उसके बाद एक एडवांटेज होता है कि यार उसने मेरे को वीपीएन लगा के पूरा सिस्टम का एक्सेस दे दिया। तो भाई मेरे को जो भी डेटा चाहिए, मान लो मेरे को अगर परचेज इनवॉइस की कॉपी चाहिए, तो मैं सीधा वीपीएन यूज कर वीपीएन ओपन करूंगा, सिस्टम पे जाऊंगा, इनवॉइस डाउनलोड कर लूंगा। तो मेरे को फर्स्ट हैंड एविडेंस मिल जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम
आईटी सिस्टम, मेरे को किसी से मांगना ही नहीं पड़ेगा ना, सीधा सीधा, तभी तो टाइम भी बच रहा है, तुरंत तुरंत का तुरंत काम हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, ये तुरंत प्रभाव भाई नुकसानदायक हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो डॉक्टर्ड है, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सिस्टम के अंदर डालेंगे नकली डॉक्यूमेंट बना के, एडिट वेडिट करके, एकदम जैसे तुम इन्वेस्टमेंट को एडिट नहीं करते, वैसे वो भी एडिट करके डाल देंगे, जानबूझ के नकली डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर दिए। या फिर कुछ कुछ चीजें ना काफी सेंसिटिव रहती है, तो सेंसिटिव डेटा होता है ना, उसको रिमोट एक्सेस नहीं देता ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कोई भी ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है उनका, कोका कोला की ऑडिट कर रहे हो, एक फॉर्मूला है सीक्रेट, उसको वो किसी को यूज नहीं करने देते, वो सेंसिटिव डेटा है, तो उसके तो रिमोट एक्सेस कभी भी नहीं देंगे आपको, तो उन चीजों को आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। एक और एडवांटेज है कि आपको ना ऑडिटर्स का एक अच्छा सा सिलेक्शन मिल जाएगा ग्लोबल नेटवर्क का, कि आप किसी को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई सीपीए कर लेता है तो उसको अथॉरिटी होती है कि वो यूएस की ऑडिट कर पाएगा, तो यूएस वाले इंडियन ऑडिटर्स को हायर कर लेते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कल्चर चैलेंज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लॉज। मेरे को ये नहीं पता यूएस के लोकल में कोई लॉ है क्या, मतलब ऊपर ऊपर से मेरे को सब पता रहेगा। अब जैसे इंडिया, इंडिया में लोगों को इनकम टैक्स जीएसटी पता है, बट किसी स्टेट स्पेसिफिक कोई है, मंडी टैक्स है, कोई भी स्टेट स्पेसिफिक लॉ लगा हुआ है, तो उसका इंडिया वालों को नहीं पता, तो वो बाहर वाले को तो क्या ही पता होगा। तो अगर कोई बाहर वाला इंडिया की ऑडिट करे तो उसको वो एक लोकल लॉ का पता नहीं रहेगा, तो वो एक चैलेंज आता है, डिसएडवांटेज है। एक और एडवांटेज है रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड फॉर गैदरिंग एविडेंस। वही यार, अगर एविडेंस मेरे को डायरेक्ट सिस्टम से मिल जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा, तो टाइम तो लगेगा ही नहीं। बट एक डिसएडवांटेज है भाई, मैं फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करूंगा, रिमोट ऑडिट है। बट उसके लिए भी अब नए नए आ रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर के ड्रोन से कर सकते हैं ये वो, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आई थिंक सही चल रहा होगा, बोर नहीं हो रहा होगा, बोर हो भी रहा होगा तो भाई चॉइस नहीं है, ठीक है। ऑडिट सब्जेक्ट है, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू समराइज दिस इन द रीडिंग फॉर्मेट, की यार एक मेमोराइज बन जाए, तुम्हें वो फालतू की मेमोरी ट्रिक्स या यूज नहीं करनी पड़ी, एबीसीडी वो फर्स्ट लेटर उठा लो। थोड़ा ऐसा हो कि यार एक नॉलेज वाला लगे, सेंसफुल लगे, लॉजिकल लगे, और एक याद भी हो सके कि हाँ भाई क्या ना क्या चाह रहा है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स कुछ नहीं होता, बंजर जमीन पे आशियाना बना दिया। मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था आर्टिकलशिप में, तो उसमें मेरे को था कि एक गंदा सा डेटा मिला, तो मेरे को इससे बढ़िया बढ़िया चीजें, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी थी, तो मैंने ऐसे डायलॉग में बोल दिया था कि बंजर जमीन पे आशियाना बना रहा हूँ मैं। और फिर मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मेरे को बोला हाँ यही था डेटा एनालिटिक्स। तो इसकी मीनिंग ही यही है, बंजर जमीन पे आशियाना बनाना, जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ सिस्टम डेटा, बंजर जमीन, यूजिंग प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स। हम तीन चीज यूज करेंगे, प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स। अब इसके हेल्प, इसके बेनिफिट क्या, डेटा एनालिसिस क्या कहाँ का हेल्प करता है, डिस्कवर एंड एनालाइज पैटर्न, पैटर्न देखने में, एनोमलीज उसको आइडेंटिफाई करने में, और यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। अब इसके जो ना टूल होता है डेटा एनालिटिक्स का, उसको बोलते हैं कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। बट इसमें काफी बार एग्जांपल्स आते हैं, और उस एग्जांपल्स पे एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इसके चार एग्जांपल है, कैट से निकल जाएंगे, CAAT, चार एग्जांपल CAAT। पहला केसवेयर, ए से एसीएल, एक या गया तो ऑल्ट्रिक्स, और टी से तुषार का फेवरेट, मेरा फेवरेट, ठीक है, पावर बीआई। ऐसा याद करने का हुआ। तो केसवेयर क्या होता है, केसवेयर के अंदर तुम लिख सकते हो कि पॉइंट क्विक है, एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, ओके, ओके इट्स वर्किंग, लेट मी चेक, ओके। तो केसवेयर में क्विक, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट हो गया, एनालिटिकल इंसाइट मिल गई, मतलब बेसिक पॉइंट है यार, चेप दो कुछ भी यार, क्विक है, एक्यूरेट है, बढ़िया है, अच्छी रिपोर्ट देता है, बहुत अच्छी चीज है, मजा आ गया देख के, ठीक है। एसीएल, ऑडिट, एसीएल की फुल फॉर्म होती है ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ऑडिट है, ऑडिट कमांड, कमांड क्या होता है, एक सीनियर होता है वो जूनियर को कमांड देता है ना, तो बस वो कमांड दे रहा है, कमांड किस चीज की देगा भाई, टू डेटा कर, तू डम डाउनलोड कर, तू ये कर, वो कर, सैंपलिंग कर ले। तो ऑडिटिंग में दो, एसीएल में दो पॉइंट तुम यही कर दोगे, डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस, सैंपलिंग लार्ज डेटा। उसके बाद थोड़ा अच्छे वाले पॉइंट भी लिखते हो यार, छोटा काम कर तो बढ़िया काम भी कर रहा है, फ्रॉड देख रहा, जूनियर लोग ही पकड़ते हैं फ्रॉड मोस्टली, तो यूज इन डिटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट। अब ऑल्टरिक्स, ऑल्टरिक्स को तो याद करो, ऑल्टरिक्स मतलब ऑल्टर, ऑल्टरिक्स ना ऑल्टर करता है एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो कंसोलिडेशन फाइनेंस, टीएफएस को एसएफएस में कन्वर्ट करता है। ऐसा याद कर लो कि ये ऑल्टर करता है, ऑल्टरिक्स सीएफएस को एसएफएस में ऑल्टर करता है। तो ये क्या बनाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा करता है ये, और इसको लर्न करने के लिए कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको लर्न करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन था पावर बीआई, मेरा फेवरेट। तो पावर बीआई प्लेटफॉर्म को नॉन टेक्निकल पर्सन एग्रीगेट करता है, एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है डेटा को, इंटरप्रिटेशन में पावर बीआई बेसिक कुछ नहीं था, एक सॉफ्टवेयर है पावर बीआई जिसमें अगर आपने एक्सेल डेटा दे दिया तो वो एक डैशबोर्ड बना देगा, जैसे सेल्स का दे दिया तो सेल्स का डैशबोर्ड बना देगा, यहाँ पे मंथ प्लॉट कर देगा, यहाँ पे अमाउंट लिख देगा, इस मंथ में इतनी सेल्स थी, ऐसा पैटर्न दिख जाएगा। कैसे भी तुम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो, वो होता है पावर बीआई। तो इसलिए तुम्हें कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होना जरूरी, कोई टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं है, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाता है, एग्रीगेट, एनालाइज और विजुअलाइज करता है डेटा को, ओके।
नाउ ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट, कि क्या क्या टूल्स ऑडिट के अंदर है। तो ये टूल्स है और इस टूल्स के ये फीचर्स है, ये उसके रिस्क है और ये ऑडिटर का रिमार्क है। आई गेस वीडियो लंबी ना जाए वरना लोग सब अवॉइड करेंगे, बट आई विल ट्राई टू समराइज एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहला टूल है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। आरपीए का क्या फीचर्स होता है? यार ऑटोमेशन है तो फास्ट रहेगा, नॉन स्टॉप रहेगा, 100% रिलायबल रहेगा। आरपीए के जो पोर्ट होते हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से, रेपिटेटिव प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा। एक बार रीड करोगे खुद आ जाएगा। रिस्क क्या रह सकता है? ऑपरेशन रिस्क है, मैनेजमेंट रिस्क है और स्ट्रेटेजी रिस्क है। ऑपरेशन रिस्क क्या होगा कि हमने टूल ही गलत खरीद लिया, हमने assumption गलत लगा दी, हमने शॉर्टकट ले लिया। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ट्रेनिंग और रिस्पांसिबिलिटी लेके। मैनेजमेंट में क्या क्या रिस्क है? या तो इम्प्रॉपर टेस्टिंग होगी, या इनकम्प्लीट टेस्टिंग होगी, या इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। स्ट्रेटेजी रिस्क क्या हो सकता है कि जो केपीआईज होते हैं वो इम्प्रॉपर थी, एक्सपेक्टेशन हमने गलत सेट कर दी, बिजनेस गोल हमने गलत सेट कर दिए। ऑडिटर का क्या रिमार्क है? ऑडिटर को अपने स्कोप मिल जाएगा, ये रिमार्क है। अंडरस्टैंड करेगा आरपी की प्रोसेस को कि भाई प्रोसेस क्या है और फिर टूल कौन कौन सा यूज हुआ है और डेवलप और मेंटेन आरपी है। ठीक है, इस आरपी को बनाने में और डेवलपमेंट में कौन सा टूल यूज हुआ है वो देखेगा, बस बात खत्म। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पता ही होगा सबको। इसके फीचर्स क्या होता है कि ये कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से बना देता है। आजकल यही चल रहा है, पंखा हो गया, रिमोट से चलने वाला पंखा आने लग गया, कुछ भी है तो वो सब आईओटी वाला हो गया। तो कनेक्ट एंड डिवाइस टू इंटरनेट। इसके क्या कंपोनेंट होते हैं? पूछ लेते हैं आईओटी का कंपोनेंट होगा तो भाई एक तो वो डिवाइस ही हो गया। कंपोनेंट क्या होंगे? तो उस डिवाइस को हम नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, लोग उसको यूज करेंगे तो पीपल हो गए, प्रोसेस हो गई। एनालिटिक्स होगा तो एनालिटिक्स हो गया, डेटा कलेक्ट करेगा तो डेटा कलेक्शन। रिस्क क्या हो सकता है भाई? चुरा के ले जाएगा, डिवाइस थेफ्ट हो गए, डेटा ब्रीच, डेटा हमारा लीक हो गया, डेटा ब्रीच, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वो काम करना बंद कर गया, डिवाइस हाईजैक, कोई और उसको हाईजैक करके यूज कर रहा है हमारे डिवाइस को। तो ये आईओटी के रिस्क हो गए। ऑडिटर क्या करेगा? उसको अपने स्कोप में ले जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, अपस्किल करेगा ऑडिटर को, बस बात खत्म। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के क्या फीचर होते हैं? इसमें डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, ये वीपीएन से सिक्योर होता है। इसमें ब्लॉकचेन में क्या, ब्लॉक मतलब ब्लॉक होता है इन्फॉर्मेशन का, लेजर होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, वीपीएन से सिक्योर होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस सीक्वेंस के साथ होते हैं सारे लेजर्स, सारे ब्लॉक्स, और कोई भी मॉडिफिकेशन या डिलीशन आप नहीं कर सकते। अगर आपने करा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है इन्फॉर्मेशन। रिस्क क्या होता है? रिस्क भी वही हो गया कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिवर्स नहीं कर सकते, इनएबिलिटी टू रिवर्स ट्रांजिशन। साइबर अटैक एंड डेटा हैक होता है, रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी इवॉल्विंग है, मतलब अभी नहीं बना है। ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर कंसीडर करेगा सिक्योरिटी को ट्रांजैक्शन के अराउंड। उसके अलावा ऑडिटर कंसर्न रहेगा एपीआई के लिए, जो इंश्योर्ड एपीआई है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए। तो ये है एनएफटी। एनएफटी क्या होता है? एनएफटी एक टोकन होता है, नॉन फंजिबल टोकन। जो लोग एनएफटी बना लेते हैं किसी चीज का, फिर उसकी ओनरशिप होती है, वो ट्रांसफर होती रहती है। काफी आपने देखा होगा, काफी एक्टर लोग अपने किसी किसी चीज का एनएफटी बना के बेचते हैं। तो एक यूनिक होता है और ये कैन नॉट बी रिप्लेस हो सकता है। डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, डिजिटल एसेट होती है एक तरह की। ये ब्लॉकचेन सिक्योर होता है, इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो सारी क्रिप्टो में ही होती है। एक ऑफिशियल और एट टाइम होता है। जैसे मैंने देखा था कि कुछ कुछ साल लोगों ने उसका एनएफटी करा लिया था। जैसे ट्विटर का था, जो ट्विटर की फर्स्ट पोस्ट थी, तो लोगों ने उसका नाम तो है ना कि फर्स्ट पोस्ट है ट्विटर की, तो उसने उसका एनएफटी करा लिया कि मेरे पास ओनरशिप है, कि ट्विटर की फर्स्ट पोस्ट की ओनरशिप मैंने ले ली, मेरे पास एनएफटी है, अब मैं इसको किसी और को सेल कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक डिजिटल एसेट हो गया। ठीक है, ये सेंसलेस चीज है, बट ठीक है। इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है? ऑनलाइन फ्रॉड होता है, लोग बेच देते हैं बट वो खुद ही कोई नहीं होता उनका। सिक्योरिटी की रिस्क हो गई, कॉपीराइट कंसर्न होता है। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर वेरीफाई करेगा सेफ्टी ऑफ टोकन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है यानी डेटा प्राइवेसी है, साइबर थ्रेट है, इन सब चीजों को। अब ये क्वेश्चन आता है, स्टेप फॉर ऑडिटर चेंज चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। कोई भी एनवायरनमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ऑडिटर के क्या क्या स्टेप्स होंगे? तो ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर सफिशिएंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी देखेगा, इंपैक्ट ऑन ओवरऑल रिस्क असेसमेंट देखेगा, और फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन पे इंपैक्ट देखेगा। ये अच्छा है लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है? तो पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एक नई चल रही है, जो शार्क टैंक पे देखोगे। ड्रोन होता है, ड्रोन जाएगा, क्यूआर कैमरा लगा होगा, ड्रोन ऐसे फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, स्कैन करेगा, देख लेगा। रीड करोगे एक बार में हो जाएगा ये। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? आपने अमेज़न पे देखा होगा, आपने अमेज़न पे कुछ परचेज करे, जैसे आपने फोन परचेज करना है, घड़ी करनी है, तो उसमें ऑप्शन होता है वॉच इट एआर। उस पे क्लिक करोगे ना तो आपको बोलेगा कि अपना फोन है, उसको कोई भी जैसे सरफेस है ये अगर आपका फोन है और ये सरफेस है तो सरफेस के पास से फोन ले जाओ, तो आपके यहाँ पे जो फोन का जो कैमरा, ये जो स्क्रीन रहेगी उसके ऊपर वो जो प्रोडक्ट है वो एकदम लाइव दिखेगा, जैसे इस फोटो में है कि इसके हाथ पे घड़ी नहीं थी, बट फोन में उसको ऐसा लगा उसने वॉच पहन रखी है। तो ये हो गया।
वीआर क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी रिप्लेस रियल वर्ल्ड विद सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। क्या आप वो पहन लोगे तो आपको रियल वर्ल्ड की जगह एक दूसरा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दिखेगा। मेटावर्स क्या होता है, मेटावर्स एआर और वीआर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक 3D डिजिटल स्पेस होता है। जैसे आपने ये मिसमैच अगर देखी होगी तो ऋषि और डिम्पल मेटावर्स में मिलते हैं, क्योंकि दोनों एकदम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक है, अब दोनों को बात करनी है गुटर गुटर, तो कैसे करेंगे बात? तो ऐसा एक मेटावर्स 3D डिजिटल स्पेस है। इसके लिए वो वीआर पहनेंगे दोनों लोग, और उस मेटावर्स में एक प्लेटफॉर्म में गए, बगीचे में जाके दोनों बैठ रहे हैं, यहीं पे इसको कबन पार्क बना दिया है, ठीक है। और तो ये होता है। अब इसमें रिस्क क्या रहता है, तो वही रिस्क यहीं पे दिख गया है इस मिसमैच में ही, कि ये जो लड़की थी वो इनको ऐसे देख रही थी, ठीक है। तो डेटा प्राइवेसी नहीं रही, डेटा प्रोटेक्शन नहीं रहा, पब्लिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, टैक्सेशन, जुरिसडिक्शन, कस्टमर प्रोटेक्शन, ये सब इनके रिस्क रह गए। अब इसका आई थिंक लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट है, ठीक है। सेकंड लास्ट टॉपिक है साइबर अटैक्स के क्या टाइप होते हैं। तो फिशिंग होता है, स्पूफिंग होता है। फिशिंग मतलब वही मछली जाल डाल के मछली पकड़ना, फिशिंग हो गया। तो अटैक विक्टिम टू शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोड मैसेज फाइल। तीन चार तरह की फिशिंग होती है। तो स्पीयर फिशिंग मतलब कि भाला फेंक रहे हो कहीं भी जिस पे लगा, एक तालाब में भाला फेंका, तालाब में जितने लोग थे सबको टारगेट कर दिया। टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। वेलिंग मतलब कि वेल को पकड़ रहे हो, सीनियर लोगों को पकड़ रहे हो, सीनियर लेवल एम्प्लॉइज। स्मिशिंग मतलब फेक टेक्स्ट मैसेज, और विशिंग मतलब ये होता है विशिंग मतलब फेक फोन कॉल्स और वॉइस मैसेज। स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग मतलब जो स्पूफिंग की वीडियोस नहीं आती टीवी वगैरह की, वो वीडियोस कि आप किसी और का होने का दिखावा करते हो कि मैं कोई एक ट्रस्टेड बंदा हूं, मैं प्रेजेंट देमसेल्व्स एज नोन एज ट्रस्टेड। दो तरह के होते हैं, डोमेन स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, अब किसी की आइडेंटिटी, किसी का लॉगिन पासवर्ड चोरी हो गया तो वो आइडेंटिटी बेस्ड अटैक में आता है। डिनायल ऑफ सर्विस, हमने ऊपर पढ़ा था ना आईओटी में एक रिस्क था डिनायल ऑफ सर्विस। वो इससे क्या होता है, बिजनेस टास्क डिसरप्ट हो सकते हैं, अनएबल टू परफॉर्म रूटीन टास्क। इनसाइडर थ्रेट नाम से पता चलता है किसी इनसाइडर ने करा है, तो करंट या फॉरवर्ड एम्प्लॉइज। मालवेयर एक कोड होता है, प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर या सर्वर को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है। मालवेयर चार तरह के होते हैं, रैंसमवेयर, फाइललेस मालवेयर, ट्रोजन, मोबाइल मालवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है कि कोई भी विक्टिम होता है उसकी कुछ भी पर्सनल डेटा होता है उसको एन्क्रिप्ट कर देता है, यही काम उसका। और फिर उसको बोलता है कि अगर तुझे इसका पासवर्ड चाहिए, डिक्रिप्शन की चाहिए, तो पैसे निकाल। फाइललेस मालवेयर होता है ना, कोई फाइल ही नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है ना, उस टूल होता है, उसी को यूज करता है, उसी को यूज करके वो साइबर अटैक करता है। ट्रोजन होता है कि वो ऐसा होता है जो दिखाता है कि मैं अच्छा हूँ, लेजिटिमेट हूँ, अपीयर टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। मोबाइल मालवेयर नाम से पता लगता है ऐसा मालवेयर जो मोबाइल को अटैक करता है, वो मोबाइल मालवेयर होता है। डीएनएस टनलिंग होता है कि जो टनल क्या होता है, टनल बाईपास करता है। तो ये ना सिक्योरिटी को बाईपास करता है और डेटा को ट्रांजिट करता है विद इन द नेटवर्क। आईओटी बेस्ड अटैक, आईओटी पे अटैक करने वाले आईओटी बेस्ड टारगेट आईओटी डिवाइसेस। ये जो जितने भी अटैक थे इनका एक कॉमन गोल होता है, जैसे ना लाइक का एक ही उद्देश्य है, तो इनका भी एक ही उद्देश्य है, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी और इंस्टॉलिंग मालवेयर। बस अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आई होप तुम लोग अभी तक बने हुए हो, क्योंकि ऑडिट है, मेरे को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा। बट हाँ, एक बार स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है, लेकिन बार बार रिपीट करोगे, नोट्स देखोगे, याद हो जाएगा। इतना कोई लंबा वाला रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इसमें मैंने वो वाली ट्रिक यूज करी है जो सब लोग यूज करते हैं, आईपीडीआर, आइडेंटिफाई द रिस्क, प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट द रिस्क, फ्रॉम द रिस्क, रिकवर फ्रॉम द रिस्क। आईपीडीआर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, रिस्क असेसमेंट करोगे, रिव्यू करोगे, डिस्कस करोगे, रूल्स बनाओगे, ये वो। प्रोटेक्ट कैसे करोगे, वही टेस्टिंग करोगे, प्रोसेस का सेफगार्ड टेस्ट करने के लिए ट्रेनिंग्स करोगे। डिटेक्ट कैसे करोगे, कंट्रोल एंड प्रोसीजर लगाओगे डिटेक्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग करोगे एंटिटी प्रोसेस का, एंटीवायरस के लॉग्स का, रिक्वायरमेंट ऑफ अपडेट्स का। रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, इंपैक्ट एंड सिवियरिटी ऑफ अटैक, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, assess legal cost, investigation cost, ये सब cost। रिकवर फ्रॉम टास्क, रिकवर कैसे करोगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेकर रिकवर करोगे, रिकवरी प्लान बनाओगे, अपग्रेड पैच अपग्रेड करोगे, बेटर कंट्रोल करोगे थ्रू टेक्नोलॉजी। तो द एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप दिस इज समथिंग, कुछ वैल्यू एडिशन करा होगा। 3 to 6% आईसी ने वेट बोला है, तो 5 मार्क्स का तो आएगा पक्का आएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये लिंक है, सर्च भी कर सकते हो सीए फाइनल डॉक्स। ओके, तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई और टॉपिक को कोई भी कंसेप्ट रखना चाहिए तो बता देना, ठीक है। ओके, बाय।